नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल जी के वेंकट डेटा में। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हमारी इंडियन पॉलिटी का 23वां लेक्चर है। कुछ गैप हो गया था बीच में, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। अब से आपकी क्लासेस रेगुलर रहेंगी। बात करते हैं 23वें लेक्चर में। तो इसमें हम जो भारत में राज्यों में आपके मुख्यमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद होती है उसके बारे में हम जानेंगे। आपकी ये जो इंडियन पॉलिटी की जो क्लास चल रही है, सीरीज चल रही है, लगभग समाप्ति की ओर है। 5-6 क्लासेस और आपकी रह गई, उसके बाद हम इसकी शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की, यानी कि चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। बात करते हैं मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद की। तो औपचारिक दृष्टि से भले ही राज्यपाल शासन का प्रमुख होता है, किंतु वास्तविक शक्ति मुख्यमंत्री के पास होती है। एक तरीके से आप जिस तरीके से केंद्र में आपका राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री होता है, उसी तरीके से आपका राज्य में राज्यपाल और मुख्यमंत्री होता है। वहाँ पर राष्ट्रपति प्रमुख होता है, तो वहाँ पर राष्ट्रपति जिस तरीके से आपका संविधान में प्रमुख माना जाता है, लेकिन वास्तविक प्रमुख कौन होता है, तो प्रधानमंत्री। उसी तरीके से राज्यपाल यहाँ पर आपका वास्तविक प्रमुख ना होकर वहाँ कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है, लेकिन संवैधानिक प्रमुख आपका राज्यपाल ही माना जाता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। ये लगभग पद जो है वो सेम है एक तरीके से। बात करते हैं इससे संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद 163 की। तो इसमें कहा गया है कि राज्यपाल को सहायता व सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, यानी कि जो राज्यपाल है उसको सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, और उस जो मंत्रिपरिषद है उसका जो प्रमुख होगा वो कौन होगा, आपका मुख्यमंत्री होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी कि राज्यपाल को सलाह देने वाली जो मंत्रिपरिषद है उसका प्रमुख कौन होगा, तो आपका मुख्यमंत्री होगा, यानी कि उसी। चलिए, इसमें अगला है, राज्यपाल अपनी स्वयं विवेक शक्तियों को छोड़कर अन्य सभी मामलों में मंत्रिपरिषद की सलाह से काम करेगा। उसकी कुछ मैंने आपको पिछली क्लास में जब राज्यपाल पढ़ाया था तो उसमें बताया था, उसकी जो स्वयं विवेक शक्तियां हैं उनको छोड़कर अन्य सभी मामलों में राज्यपाल को मंत्रिपरिषद से सलाह लेनी पड़ेगी। मंत्रिपरिषद से यानी कि मुख्यमंत्री, क्योंकि मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है, तो मुख्यमंत्री होता है। तो मंत्रिपरिषद की बिना सलाह के राज्यपाल कुछ मामलों में निर्णय नहीं ले सकता। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। आगे हम बात करेंगे अनुच्छेद 164 की। तो अनुच्छेद 164 में कहा गया है, इसमें कई सब पार्ट्स हैं, यानी कि अनुच्छेद 164(2), अनुच्छेद 164(3), इस तरीके से। इसमें जिक्र है मंत्रियों की संख्या का। मंत्रिपरिषद में अधिकतम मंत्रियों की संख्या विधानसभा की कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। जो आपकी विधानसभा में जो सदस्यों की संख्या है, यानी कि उस संख्या का जो 15% से अधिक नहीं होगी किसी भी राज्य में मंत्रिपरिषद की संख्या। ठीक है, मान लीजिए उदाहरण के तौर पर किसी राज्य में आपके 100 विधानसभा के सदस्य हैं, यानी कि 100 MLA हैं, तो उसका 15% यानी कि 15 मंत्री से ज़्यादा नहीं हो सकते। ये एक एग्जाम्पल दिया है मैंने। न्यूनतम संख्या कितनी होगी, तो न्यूनतम आपकी 12 होगी, जिसमें 11 + 1 यानी कि 11 मंत्री और प्लस जो 1 है वो आपका मुख्यमंत्री मिला के आपकी न्यूनतम 12 होगी। बात करते हैं 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने केंद्र में अधिकतम 15% लागू किए। ठीक है, लेकिन केंद्र में न्यूनतम का कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, केंद्र में भी आपका 15% का ही है, लेकिन न्यूनतम का नहीं है, लेकिन राज्यों में न्यूनतम का है। न्यूनतम 12 होनी चाहिए। तो ये लागू कब हुई थी, तो 1 जनवरी 2004 को ये लागू हुई थी। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। आगे हम बात करेंगे अनुच्छेद 164(2) की। तो मंत्रिपरिषद राज्य की विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। जो मंत्रिपरिषद है वो विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। बात की जाए व्यक्तिगत रूप से, तो व्यक्तिगत रूप से वो राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होगी। जिस तरीके से आपके संसद के सदस्य राष्ट्रपति के प्रति व्यक्तिगत रूप से और संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते थे, उस बात को आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। अगला है अनुच्छेद 164(3). तो किसी मंत्री द्वारा अपना पद ग्रहण करने से पहले संविधान की 3री अनुसूची के तहत राज्यपाल उसे पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएगा। ये आपका अनुच्छेद 164(3) में कहा गया है। ठीक है, कौन शपथ दिलाएगा, तो राज्यपाल उसे पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएगा। किस अनुसूची में आती है आपकी शपथ, तो अनुसूची 3 में ये आती है। अनुच्छेद 164(4) की बात की जाए तो किसी मंत्री के लिए 6 माह में राज्य विधानमंडल का सदस्य होना अनिवार्य है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसको मंत्री बनाया जा रहा है,
तो उसको 6 माह के अंदर राज्य विधानमंडल का सदस्य होना अनिवार्य है, नहीं तो उसका जो पद है वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसको मुख्यमंत्री के रूप में चुना जाना है, वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है। जैसे कुछ राज्यों में आपका विधान परिषद, विधानसभा 2 सदन होते हैं, लेकिन कुछ राज्यों में आपका एक ही सदन होता है। तो ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति क्या करेगा, तो उस व्यक्ति को किसी न किसी सदन का आपका सदस्य बनना होगा, ये अनिवार्य है, नहीं तो उस पद से उसको इस्तीफा देना पड़ेगा। अगला है अनुच्छेद 164(5) की बात की जाए तो मंत्रियों के वेतन और भत्ते राज्य विधानमंडल की विधि द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। जो 164(5) है, इसमें आपका मंत्री के जो वेतन और भत्ते की बात की गई है, तो ये राज्य विधानमंडल की विधि द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अगला है अनुच्छेद 167, मुख्यमंत्री के संवैधानिक कर्तव्य तथा दायित्व। मुख्यमंत्री के कुछ कर्तव्य बनते हैं, कुछ दायित्व बनते हैं, उसको अनुच्छेद 167 में दिया गया है, उसको हम जानते हैं। वह राज्यपाल को प्रशासन संबंधी निर्णयों तथा विधि निर्माण से संबंधित मंत्रिपरिषद के निर्णयों के संबंध में संसूचित करेगा, ठीक है। मान लीजिए प्रशासन संबंधी कोई निर्णय है या विधि निर्माण से संबंधित कोई निर्णय है, तो वो किसको सूचना देगा, तो राज्यपाल को इस बात की सूचना देगा, ठीक है। क्योंकि संवैधानिक प्रमुख कौन है राज्य का, तो राज्यपाल है। यदि किसी विषय पर किसी मंत्री के मंत्रिमंडल के परामर्श के बिना ही कोई निर्णय ले लिया जाता है, तो मंत्रिमंडल के समक्ष विचार के लिए उस निर्णय को मुख्यमंत्री द्वारा रखा जाना अनिवार्य है। मंत्रिमंडल का प्रमुख कौन होता है, तो आपका मुख्यमंत्री होता है। यदि कोई ऐसा निर्णय है जिसमें कि आपका जो मुख्यमंत्री है वो बिना मंत्रिमंडल की परामर्श के कोई निर्णय ले लेता है, तो बाद में उसके सामने उसको बताना चाहिए कि भाई हमने इस तरीके का निर्णय लिया है। इस बात का जिक्र आपका अनुच्छेद 167 में जो मुख्यमंत्री के कर्तव्य और दायित्व है उसमें दिया गया है। बात करते हैं मंत्रिपरिषद की संरचना, जो कि इसी अनुच्छेद 167 में दी गई है। तो जो मंत्रिपरिषद की जो संरचना होती है राज्य में, वो एक त्रिस्तरीय संरचना होती है। जैसे सबसे पहले आता है इसमें कैबिनेट स्तर का मंत्री, दूसरा आता है राज्य मंत्री, इसमें भी एक राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभाव होता है, ठीक है। और तीसरा आता है आपका उप मंत्री, ठीक है। जो आपके मुख्य मामले होते हैं उनका जो प्रमुख होता है वो आपका कैबिनेट स्तर का मंत्री होता है, जिसको कैबिनेट मंत्री के रूप में जाना जाता है। जैसे शिक्षा मंत्रालय है, स्वास्थ्य मंत्रालय है, कृषि मंत्रालय है, इस तरीके से। बाकी ये जो नीचे के जो दोनों मंत्री हैं, राज्य मंत्री, उप मंत्री वगैरह, ये उनकी सहायता प्रदान करने के लिए होते हैं। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। आगे हम बात करें अनुच्छेद 177 की, तो मंत्री दोनों सदनों विधानसभा तथा विधान परिषद की बैठक में भाग ले सकता है, उन्हें संबोधित कर सकता है, लेकिन मत जिस सदन का सदस्य होगा वहीं देगा, ठीक है। जो आपका मंत्री है कोई भी दोनों सदनों में शामिल हो सकता है, लेकिन जो वोट देने की जब बारी आएगी तो वो उस सदन में ही वोट करेगा जिस सदन का वो सदस्य है। बात करते हैं मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में, ठीक है। मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल की बात करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा उनका अंतर जान लेते हैं जिससे कि आपको आसानी होगी। मंत्रिपरिषद की बात की जाए तो इसका उल्लेख संविधान में है, मंत्रिमंडल की बात की जाए तो इसका संविधान में उल्लेख नहीं है। मंत्रिपरिषद आकार बड़ा होता है इसका, और मंत्रिमंडल का आकार छोटा होता है। मंत्रिपरिषद में आपके सभी प्रकार के मंत्री होते हैं, और मंत्रिमंडल में आपके केवल कैबिनेट मंत्री होते हैं, जो मैंने आपको प्रमुख रूप से जो बताए। इसका संविधान में जिक्र नहीं है, ये बना दिया गया है एक तरीके से। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में क्या आपका मुख्य अंतर है। ये बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज रहते हैं, इसको आप जान लेंगे। चलिए आगे बात करते हैं हम मुख्यमंत्री से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो आपका राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 164(1) के तहत की जाती है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। योग्यताओं की बात कर रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बनना चाहता है तो उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए, तो भारत का नागरिक होना चाहिए सर्वप्रथम, विधानमंडल के सदस्य होने की योग्यता रखता हो, और तीसरा है किसी लाभ के पद पर ना हो। ये कुछ योग्यताएं हैं जो कि मुख्यमंत्री बनने के लिए होनी चाहिए। अगला है कार्यकाल, तो 5 वर्ष आपका मुख्यमंत्री का कार्यकाल होता है। राज्यपाल सीएम को बर्खास्त बहुमत ना होने पर, ठीक है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, 5 साल वैसे माना जाता है, जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा जब बहुमत प्रस्ताव आता है, तो जैसे कोई व्यक्ति है सामने वाली पार्टी को लग रहा है तो वो कहती है कि बहुमत सिद्ध कीजिए अपना। ऐसी स्थिति में अगर जो मुख्यमंत्री है, जो सत्ताधारी पार्टी है, वो अपना बहुमत सिद्ध करने में नाकाम रहती है, तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल सीएम को बर्खास्त कर सकता है, यानी कि उसे बहुमत न होने पर उससे इस्तीफा मांग सकता है।
अगला है शपथ की बात करते हैं। तो राज्यपाल के समक्ष पद एवं गोपनीयता की शपथ आपका मुख्यमंत्री लेता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और संविधान में ये बात उल्लिखित नहीं है, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। त्याग पत्र की बात करें तो त्याग पत्र भी आपका राज्यपाल को ही सौंपता है। शपथ भी मुख्यमंत्री को राज्यपाल दिलाता है, और त्याग पत्र यानी कि रिजाइन भी वो अपने पद से जब छुटकारा, पद को जब छोड़ता है तो कौन देता है, तो राज्यपाल को ही सौंपता है। आगे है वेतन और भत्ते, इसको कहाँ से मिलते हैं, तो राज्य विधानमंडल से इसको वेतन और भत्ते मिलते हैं। आगे हम बात करेंगे मुख्यमंत्री से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है, तो अनुच्छेद 164 के अंतर्गत मुख्यमंत्री की नियुक्ति का जिक्र किया गया है। अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो सुचेता कृपलानी स्वतंत्र भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य की थी, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है, तो मैंने आपको बताया था कर्तव्यों और दायित्वों को परिभाषित करने वाला जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 167 है। अगला प्रश्न है एक व्यक्ति जो राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है उसे कितने महीने के लिए मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, उस समय के दौरान उसे राज्य विधायिका के लिए चुना जाना चाहिए जिसमें वह असफल होने पर मुख्यमंत्री बनने का प्रयास करना बंद कर देता है। मैंने आपको बताया यदि कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री चुना जाता है तो वह 6 महीने तक ही अपने पद पर रह सकता है। यदि उसके बाद वो किसी विधानमंडल का राज्य विधायिका का सदस्य नहीं बनता है तो स्वतः ही वह पद से उसको इस्तीफा देना पड़ेगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है राज्यपाल नाम मात्र के प्रधान के रूप में कार्य करता है और राज्य के प्रशासन की वास्तविक शक्ति किस में निहित होती है, तो वास्तविक शक्ति आपकी सी ऑप्शन यानी मुख्यमंत्री में निहित होती है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने लगातार 5 बार भारतीय राज्य के मुख्यमंत्री का पद संभाला। तो ज्योति बासु ने लगातार 5 बार पद संभाला था मुख्यमंत्री का। ये सबसे ज्यादा बार रहने वाले व्यक्ति हैं, तो कहाँ के हैं, तो ये वेस्ट बंगाल के हैं। अगला प्रश्न है भारत के किसी राज्य में मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम दलित महिला कौन थी, तो आपको बी ऑप्शन सही है, तो सुश्री मायावती जो कि उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी और ये किसी राज्य की पहली दलित महिला मुख्यमंत्री थी, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम कोई महिला मुख्यमंत्री नियुक्त की गई थी, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की कौन सी की गई थी, तो सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री और भारत के किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री चुनी गई थी, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर आपके मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री से संबंधित जितने भी आपके महत्वपूर्ण अनुच्छेद और उसकी मंत्रिपरिषद से संबंधित जितने भी तथ्य बने और उनसे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बने उन सभी को हमने जाना विस्तार से। आशा करते हैं आप सभी लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। अपनी इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने यूट्यूब चैनल जीके बैंक की तिला को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना प्यार बनाए रखिए। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।